हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। जी हाँ दोस्तों, जब लोग मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका सोशल साइंस का सब्जेक्टिव सभी का उत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव का आंसर सारा कर चुके हैं। जी जितना ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सभी का उत्तर करवा चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको जरूर देख लीजिएगा। और अब दोस्तों आप लोग को सब्जेक्टिव सोशल साइंस के इसमें देखने वाले हैं। इसका साइंस मैथ सभी का अपलोड कर देंगे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। हिंदी इंग्लिश भी आगे सारा चीज अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और जो आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोग समझ जाओ। एक बार पढ़ोगे ना, पढ़ते ही आप लोग को समझ जाओगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना अच्छा आंसर लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट जरूर बनता है। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। उससे सारे बच्चे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और किसी का शेयर करोगे भाई तो अच्छा ही होता है, खराब नहीं होता है, अच्छा काम करो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है आप लोग इस मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में। तो दोस्तों सब्जेक्टिव में सबसे पहला सवाल है, उदारवाद का क्या अर्थ है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा, देखिए उदारवाद का क्या अर्थ है। उदारवाद यानी कि जो आजादी या स्वतंत्रता को सपोर्ट करता है। देखो लिखा ही है कि उदारवाद का अर्थ होता है आजादी या स्वतंत्रता। यह एक ऐसी विचारधारा है। उदारवाद क्या दोस्तों, एक विचारधारा है जो लोगों के बीच में होते हैं। आप भी उदारवादी हो सकता हो, मैं भी उदारवादी हो सकता हूं। कब? जब मैं सोचूंगा नहीं भाई, भारत में चीजें बदलनी चाहिए, भारत में स्वतंत्र चीजें, सारी चीजें होनी चाहिए। जो सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध करता है तथा लोगों के स्वतंत्रता का समर्थन कर। सत्ता के केंद्रीकरण मतलब भाई किसी एक के हाथ में सत्ता रहेगा, जैसे राजा का शासन, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो आपका उदारवादी नहीं होगा, राजा का शासन। लेकिन हाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, उदारवादी व्यवस्था है। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का केंद्रीकरण मतलब एक हाथों में सरकार रहेगा, वो नहीं भाई, सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय सरकार में। तो इसको बोलते हैं उदारवादी, मतलब जो ऐसा सोच रखता है उसको बोलते हैं उदारवादी। और इसी को दोस्तों उदारवाद बोलते हैं। उदारवाद का अर्थ होता है आजादी या स्वतंत्रता, जो लोगों की आजादी का सपोर्ट करता है, स्वतंत्रता का सपोर्ट करता है, समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर देखो, गिरमिटिया मजदूर कौन थे। गिरमिटिया, तो सुनो, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फ्रीजी, गायना, ओशनी जैसे, फ्रीजी नहीं फिजी होगा, फिजी, गायना, ओशनी जैसे दूसरे देशों में ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। देखो दोस्तों, इसका जो कहानी है ना बहुत ही रोचक है। क्या हुआ देखो, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर देखो, पहले जो होता था ना, जो मजदूर लोग जैसे, उन लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है। उन लोग को एक एग्रीमेंट के तौर पर ले जाया जाता था दूसरे देशों में। औपनिवेशिक शासन मतलब जब भारत में ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश जो वो कमीना अंग्रेज लोग यहाँ शासन करता था, ठीक है, उस वक्त का बात हो रहा है। तो वहाँ उस वक्त जो भारत के मजदूर लोगों को दूसरे देशों में जाकर काम करना पड़ता था, तो एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। और जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे भाई, वो लोग एग्रीमेंट मुंह से निकलता नहीं था, उच्चारण नहीं होता, तो उसको एग्रीमेंट को गिरमिट गिरमिट बोलते थे। तो जिस वजह से लोग गिरमिट मजदूरी नाम पड़ गया, समझ गए। तो बस कुछ नहीं, ये मजदूर थे जो भारत से जाकर दूसरे देशों में काम करते थे। बहुदिया से नदी परियोजनाओं से होने वाले कोई दो हानियों को लिखे। दो हानियां लिखा है भाई, बहुदिया से नदी परियोजना से होने वाले दो हानियां। तो चलिए दो हानि हम लोग देख लेते हैं। तो इसका दो हानि दोस्तों यहाँ देख सकते क्या है कि नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। देखिए लाभ भी बहुत सारा होता है, ठीक है। लाभ आप लोगों ने जानना है, लाभ मैं बाद में बता दूंगा। अभी देखो हानियां, नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। क्या बहुदिया से परियोजना मतलब होता क्या है भाई, नदी में पानी आ रहा है, इसको पानी को थोड़ा काट करके यहाँ पर हम क्या बना दिए, डैम बना दिए, पानी को इकट्ठा कर लिया, यहाँ पर क्या बना दिए, डैम बना दिए, समझ गए। तो क्या हुआ, इसके प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है। जो इस नदी बह के जा रहा था, अब उसके पानी को डाइवर्ट हो गया भाई, यहाँ रुकना पड़ता है, तो नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है, ठीक है। अगला क्या है कि बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहां की वनस्पति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चली जाती है। अब कहीं अगर डैम बनाता है, ठीक है, आप लोग मैथन डैम, उसके बाद पंचायत डैम गए होंगे, कितना बड़ा एरिया में पानी रहता है। तो पहले कभी न कभी तो ये मैदान था, कभी न कभी यहाँ पर लोग रहते होंगे, खेती वेती होता होगा। बाद में जब उसको डैम बनाया तो वहाँ का जो मैदान था, जो वहाँ पर वनस्पति थे, सारे के सारे नष्ट हो गए, डूब गए जल में, ठीक है। ये हानि हो गया। और एक देख लो, बांध के कारण वहाँ के जो स्थायी निवासी है उनको भी आजीविका छिन जाती है। जो पहले वहाँ खेती हो रही तब खेती नहीं होगी, उन लोग वहाँ से भाग जाना पड़ता है। तो ये सब इसका हानियां है, ठीक है। सिंपल सा बात है कि बांध बनाए तो क्या क्या हानि है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है दोस्तों कि खनिज क्या है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी के अंदर पाई जाने वाली वह महत्वपूर्ण तत्व जो हमारे लिए उपयोगी होता है उसे खनिज बोलते हैं भाई। पृथ्वी के भूप्रपट्टी के अंदर यानी कि पृथ्वी के अंदर, मिट्टी के अंदर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज पाई जाती है, लोहा, सोना, तांबा, अभ्रक, सारी चीजें जो पाई जाती है हमारे लिए उपयोगी होता है, इसे ही तो बोलते हैं बाबू भैया खनिज। जी हाँ मेरे भाई। आगे देखो, सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता यानी व्हाट इज कम्युनलिज्म। तो वो क्या बोलता है, सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी भी धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरों के धर्मों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। सांप्रदायिकता बोलते हैं ना, मैं सांप्रदायिकवादी आदमी है, मतलब क्या, वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, ठीक है, दूसरे धर्म के मुकाबले खुद के धर्म को अच्छा मानता है, बड़ा मानता है,
वे धर्म के आधार पर समाज और देशों को बांटने का प्रयास करता है। और क्या करता है, धर्म के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास करता है। भाई ये हिंदू धर्म का है, ये मुस्लिम धर्म का है, हम इससे मिलेंगे नहीं, अरे ये सिख धर्म का है, ये ईसाई धर्म का है, मतलब इस प्रकार से बांटने का कोशिश करता है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता का अर्थ ये चीज हो गया, समझ गए, जो अपने धर्म को ऊंचा समझता है, दूसरे धर्म को नीचा समझता है। नेक्स्ट देखिए, नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं। कितना अच्छा अच्छा सवाल और उतना ही अच्छा आंसर भी आप लोगों का। नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हैं, तो महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। भाई नारीवादी मतलब नाम से ही देख सकते हो, नारियों के लिए वादी है, मतलब नारी के बात को देखेगा, भाई पुरुष के बात को नहीं देखेगा, नारी की अच्छाई के बारे में सोचेगा। मतलब क्या, महिलाओं की शिक्षा, महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाएं रोजगार करेंगी, ठीक है, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार। भाई साहब अभी तो अगर कह दो ना तो महिलाओं को एक्चुअली पुरुष से ज्यादा अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, तो बस हम लोग कोई पुरानी परंपरा पढ़े आ रहे हैं। देखो, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग और उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। ठीक है, मतलब बस जो नारियों के बारे में मांग करके आंदोलन करता है उसे नारीवादी आंदोलन कहते हैं। और अब ऐसा आंदोलन नहीं होता, पहले होता था भाई, अभी तो नारियों को ज्यादा अधिकार दिया गया है। यह महिलाओं के ऊपर हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है। ठीक है, महिलाओं के ऊपर जो भी शोषण हो रहा है उसका विरोध करता है कौन, नारीवादी आंदोलन। नेक्स्ट, अभी दोस्तों बहुत सारा ऐसा है कि महिलाओं के ऊपर शोषण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग को समाज में अभी भी सुधारने की जरूरत है। साक्षरता दर को परिभाषित करें, डिफाइन द लिटरेसी रेट। देखिए साक्षरता दर एक परसेंटेज होता है, क्या, कि कितने आदमी किसी राज्य में या देश में शिक्षित हैं, ठीक है, कुल आदमी के मुकाबले। देखो साक्षरता का अर्थ होता है पढ़ने लिखने में सक्षम होना, मतलब जो पढ़ाई लिखाई कर सकता है भाई वो साक्षर है। तो क्या आप लोग साक्षर बोलेंगे, जी सर हम लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, हम लोग साक्षर हैं। किसी भी देश का अथवा राज्य की साक्षरता दर वहां के पढ़े लिखे लोगों तक कुल लोगों के अनुपात को दर्शाता है। क्या बोलता है, साक्षरता दर क्या दिखाता है, किसी देश में कितना कुल लोग हैं और उसमें से कितने लोग साक्षर है, कितने प्रतिशत पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, तो यह किसमें रहता है, प्रतिशत में रहता है। तो समझ लीजिए साक्षरता दर क्या है, यह प्रतिशत में दिखाता है। क्या, यह कुल जो वहां पर जो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, किसी भी देश में कुल लोगों में से कितने पढ़े हुए लोग हैं, इसका प्रतिशत बतलाता है क्या, साक्षरता दर। ओके, आगे देखो 38, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। ठीक है, बस समझ लो अच्छे से, मैं समझा दे रहा हूं ना, सोशल साइंस के आंसर आगे बड़े भी होंगे, जनता क्यों करते हो, बस समझना है और उत्तर देना है। ठीक है, रटना नहीं है, और अच्छे से ध्यान से देखोगे ना भाई समझ जाओगे। और आप लोग कॉपी में इसको उतार लेना, नोट्स कर लेना, ठीक है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना भाई। देखो विश्व व्यापार संगठन 2 कार्य क्या है, निम्नलिखित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब जब एक कोई देश दूसरा देश के साथ व्यापार करता है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, तो क्या, विश्व व्यापार संगठन में विश्व के हर एक देश एक दूसरे देश का व्यापार कर सकता है, इसको बढ़ावा देना मेन इसका काम है। दूसरा क्या, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। वस्तुओं और सेवाओं मतलब कोई भी वस्तु हो गया, कुछ भी वस्तु निर्मित कर रहा है भाई, बिस्किट साबुन इधर उधर कुछ भी सामान बना रहे हो, बना तो रहे हो। और सेवाओं मैंने से अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, विमान सेवा हो गया, रेलवे सेवा हो गया, ठीक है, इसका उत्पादन और व्यापार प्रसार करना मतलब आगे बढ़ाना चीजों को, ये सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। विश्व व्यापार संगठन, भाई व्यापार संगठन व्यापारी वाला का काम को बढ़ावा देगा ना। दोस्तों ये हम लोग अब तक था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल 8 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 6 का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, 6 दूनी 12 नंबर आप लोग को पॉकेट में मिल गया। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अब आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न भी टोटल 8 रहेगा, जिसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। पहला सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त नोट लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आप लोग करा चुका हूं, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूं। जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत इतिहास में एक कलंकित घटना है। भाई सबसे कलंकित घटना कह सकते हो भारत के इतिहास में। अमृतसर के जालियांवाला बाग में, जो कुछ तो अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। ठीक है, अमृतसर में ये जगह है। जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई थी, अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठी हुई थी, तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चला दी। हुआ क्या, देखो वहां पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। ठीक है, एक जालियांवाला बाग में, और उस मैदान में ना भाई निकलने का रास्ता ज्यादा नहीं था, 1-2 रास्ता ही था। ठीक है, तो जनरल डायर आया, डायर नहीं उसको डायन कहो, आया और गेट को बंद कर दिया खटाक से, और जो गोली चला ढाई ढाई ढींचों सबको एकदम खत्म कर दिया। मैक्सिमम बहुत सारे लोग मारे गए, क्या बूढ़ा क्या बच्चे क्या औरत, सभी पर गोलियां बरसाई गई। कई लोग कुएं में कूद गए, कई लोगों की दब कर मौत हो गई। इस प्रकार से एक कलंकित घटना हुई थी। किसने किया था भाई, जनरल डायर ने आदेश दिया था करने का। उस डायर नहीं भाई, डायन था 1 नंबर का। ठीक है, जिसमें अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए थे। अगला देखो, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट। दोस्तों इंग्लिश वाले लोग आप लोग समझ लो, हिंदी में इंग्लिश में आराम से लिख सकते हो, एक क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात
विश्व के औद्योगिक राष्ट्र के सामने विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की एक चुनौती थी। क्या बोल रहा है, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो देशों ने देखा कि भाई इस प्रकार से बार बार विश्व युद्ध हो रहा है, पहला विश्व युद्ध हो रहा है, फिर कुछ दिन बाद दूसरा भी, कुछ सालों बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया, अब फिर से तीसरा विश्व युद्ध हो गया, होगा होगा फिर हो गया, नहीं होगा, फिर चौथा विश्व होगा। भाई ऐसे तो कभी हम लोग स्टेबल कर ही नहीं सकते हैं। भाई जो कुछ कमाएंगे अपने आप को स्टेबल करेंगे, फिर से युद्ध हो जाएगा। भाई युद्ध की मार बहुत बड़ी मार होती है, लोगों को सालों तक पीछे ढकेल देती है। मतलब कितना पैसा खर्चा होता है समझ रहे हो आप, जान माल की हानि, कितनी क्षति होती है। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई अर्थव्यवस्था को स्थिर प्रदान करना, स्थिरता देना होगा। तो इस चुनौती के लिए जुलाई 1944 में, ठीक है, कब, जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स में, हैम्पशर दोस्तों आगे एक शहर का नाम है, कि ब्रिटेन वुड्स एक जगह का नाम हुआ का, हैम्पशर अमेरिका में एक हैम्पशर शहर है, जहां पर एक जगह है ब्रिटेन वुड्स में, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या सम्मेलन बुलाया, मतलब मीटिंग बुलाई कि अरे भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी, सारे देश आ जा, हम लोग मिलकर एक मीटिंग करेंगे जिसमें देखेंगे भाई किस तरह से हम लोग युद्ध को रोके, किस तरह से हम लोग आर्थिक व्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। तो मीटिंग रखा गया। सदस्य देशों के विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। क्या बोला, सदस्य देश, जो वहां पर सदस्य देश थे, वो जब किसी दूसरे देश का व्यापार करेंगे, क्या लाभ हो रहा है, क्या घाटे हो रहा है, तो उससे निपटने के लिए क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया गया कि भाई अगर किसी को लोन चाहिए तो यहां से ले सकते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले सकते हो। मतलब इस कोष में कुछ कुछ फंड रहेगा, ठीक है, कुछ पैसा रहेगा जो देशों को, मतलब दूसरे देश वहां से पैसा ले सकता है अपना काम करने के लिए, लेकिन हाँ उसमें कुछ कुछ सभी को डोनेट करना पड़ेगा, तभी तो होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इस समझौते को ब्रिटेन वुड्स समझौता कहा जाता है। तो इस प्रकार अगर कोई देश बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, पैसा उसका नहीं होगा, तो यहां से वो लोग पैसा ले सकता है, कहां से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में। और इसी दोस्तों ब्रिटेन वुड्स समझौता में ही विश्व विकास बैंक की भी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क के 3 वितरण क्षेत्रों के नाम लिखे। लौह अयस्क का 3 वितरण क्षेत्र क्या क्या है देख लो, सिंपल सा है, लौह अयस्क झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा में पाया जाता है। तो 3 वितरण क्षेत्र हो गया, सिंपल सा, और क्या इसमें ज्यादा लिखोगे, 3 आंसर ये सही है। अगला प्रश्न है, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है। बोल रहा है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, उदाहरण सही लिखना है। तो सबसे पहले तो कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग वे हैं जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का प्रयोग करते हैं। मतलब कृषि आधारित उद्योग जो खेती से जो चीज तैयार हो रहा है ना, उसका प्रयोग करता है, किसका, वनस्पति का। जंतु आधारित उद्योग भाई दूध का प्रयोग करके भाई क्या बनता है, उसको पनीर बना देता है, मिठाई बना देता है। तो इसको कह सकते हो उद्योग तो भाई छोटे हैं बड़े हैं, कृषि आधारित उद्योग ही है। टमाटर लेके टमाटर सॉस बना दे रहा है, ये सब क्या कृषि आधारित उद्योग हो गया। मतलब खेती से उपज वाले चीजों को यूज करता है। गन्ने से चीनी बना देता है, गुड़ बना देता है, ये सब भी क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। उदाहरण के लिए हो गया खाद्य संसाधन हो गया, जितने सारे खाना का सामान जो भी मैंने बोला, गन्ना, चीनी, उसके बाद बिस्किट, उसके सब क्या कृषि आधारित उद्योग ही तो है। सूती वस्त्र उद्योग भी क्या है, कृषि आधारित है। क्यों, क्योंकि कपास का यूज होता है इसमें, कपास कहाँ से, खेती से प्रयोग होता है। चलो अगला आप देखेंगे दोस्तों, इसमें खनिज आधारित उद्योग, दोनों में अंतर। तो जब इसको लिखोगे ना तो इस प्रकार से करना, कृषि आधारित उद्योग एक तरफ लिखिए और एक तरफ लिखना क्या, खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग वे हैं जो खनिज अयस्कों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। क्या बोल रहा है, खनिज आधारित उद्योग वो उद्योग होते हैं जो खनिज अयस्कों का, जैसे लोहे का अयस्क हो गया, एल्युमिनियम का अयस्क हो गया, ये सारे अयस्कों का उपयोग करता है और उसको बनाता है। तो इसको बोलता है कच्चा खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, जो खनिजों पर डिपेंड रहता है, कृषि पर नहीं, खनिज पर डिपेंड रहेगा। उदाहरण के लिए देख लो, भवन निर्माण सामग्री, जैसे भवन निर्माण सामग्री लोहे का छड़ चाहिए, गिट्टी बालू चाहिए, रेल के डिब्बे, भारी मशीन बनाने में आदि उपयोग, भाई लोहा का उद्योग जो रेल का डिब्बे बनाता है, भारी मशीन बनाता है, ये सब क्या खनिज आधारित उद्योग ही तो है। अगला प्रश्न है, ऋण की किन्हीं 3 शर्तों का उल्लेख करें। भाई आप कहीं बैंक में ऋण लेने जाओगे तो आपको से कुछ तो शर्त बोलेगा कि भाई ये कंडीशन है तभी आपको लोन मिलेगा, वरना लोन नहीं मिलेगा। तो बोलेगा सर कौन सा कंडीशन है, तो पहले ही सुन लो। यहाँ पर ऋण लेने वाले को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि भाई आप कितना कमाते हो। बैंक वाला देखेगा ना कि भाई कहीं से भी उठ के आ जाएगा, किसी को भी ऋण दे देगा, नहीं। देखो बैंक वाला अगर किसी के अकाउंट में पैसा ज्यादा है ना, उसको ऋण देने का प्रयास ज्यादा करता है, क्योंकि उसको पता है भाई हमको पैसा ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, उसको बार खुद से कॉल करेगा, आपको लोन चाहिए, ऋण चाहिए। लेकिन जिसके पास नहीं है ना पैसा, उसको कॉल नहीं करेगा, बल्कि उसको और ये सब शर्त थोपेगा। ठीक है, तो सबसे पहला आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ेगा, या तो आप अपना कुछ सर्टिफिकेट जमा कीजिए या फिर अपना जमीन का कागजात जमा कीजिए, कुछ जमा करना पड़ेगा। और ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। सुन लो भाई, किसी गारंटर मत बनना, बता दे रहा हूँ। हाँ, दोस्त है, अगर अच्छा जान पहचान का है, विश्वासी है तो बन सकते हो। नहीं तो मान लो अगर आपका दोस्त लोन लेता है और आपको गारंटर बना देता है और आपका दोस्त किसी कारणवश लोन नहीं चुकाता है ना, आपको चुकाना पड़ेगा उसका खर्चा, समझोगे फिर। तो समझ रहे, ऋण लेने के लिए गारंटर का आवश्यक होना पड़ता है कि आपको खड़ा होना पड़ेगा, गारंटर देना पड़ेगा, गारंटी कि भाई ये अगर लोन नहीं चुकाएगा तो मैं लोन चुकाऊंगा, ये चीज हो जाता है। अगला देखो,
उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं की किस प्रकार मदद करता है, किन 3 तरीकों को लोग करें। देखिए उपभोक्ता संरक्षण परिषद क्या है देख लो सबसे पहले। तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के उन अधिकारों की रक्षा करना। उपभोक्ता मतलब भाई जो भी कंज्यूमर है, जो खाना मतलब कुछ भी चीज खरीदता है, जैसे मैं ही कोई सामान खरीदा, मैं उपभोक्ता हो गया। हर एक कोई उपभोक्ता है। साबुन खरीदते हो, उपभोक्ता है। चावल खरीदते हो, उपभोक्ता है। तो ये सब क्या उपभोक्ता है। जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। यदि उन अधिकारों की रक्षा करता है क्या, जो जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। क्या जो जनता के लिए जो मतलब हित होगा उससे उसका हानिकारक है। जैसे अनुचित व्यापार तथा झूठे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना। जैसे अनुचित कुछ भी गलत व्यापार तरीके से व्यापार कर रहा है, सामान बेच रहा है, उस पर कुछ भी भ्रामक विज्ञापन पोस्टर दे रहा है, उस पर रोक लगाना है। सेवा की गुणवत्ता या मात्रा के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने और भ्रामक विज्ञापनों जैसे अपराध पर रोक लगाना। सेवा की मात्रा, सेवा की गुणवत्ता। भाई कहीं आपको बस से ले जा रहे, लेकिन आपको वो दिखाया गया एसी वाला बस विज्ञापन में, लेकिन ले जा रहे खटारा बस में, तो आप उसका कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में गलत जानकारी आपको दे रहा है, गलत आपको फोटो दिखा रहा है, गलत विज्ञापन देकर आप गलत चीज आपको दे रहा है, तो उस पर इन सब पर रोक लगाने किसका काम होता है, उपभोक्ता संरक्षण परिषद का। जिसका 3 तरीका क्या है निम्नलिखित प्रकार से देखो। सबसे पहला एक हम लोग को सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। कोई ऐसा अधिकार है ये, उपभोक्ताओं को शरीर तथा संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले सेवाओं से सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है ये। क्या आप अगर कुछ चीज खा लेते हो जिससे आपको शरीर को हानि होती है, तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हो। जैसे खराब चावल, खराब गेहूं कोई दे रहा है, दाल दे रहा है, या खराब कोई भी इस प्रकार का सामान दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। चुनाव या पसंद करने का अधिकार है। मतलब उपभोक्ताओं को आकार, रंग, रूप, ब्रांड तथा मूल्य के आधार पर किसी भी वस्तु का चयन करने का अधिकार है। मतलब कहीं दुकान पर खरीदने जाता हो, आपको दुकानदार जबरदस्ती बोल नहीं सकता भाई यही वाला चीज लो। आप अपने अनुसार चुन सकते हो, भाई ये वाला ब्रांड लो, ये वाला ब्रांड मुझे चाहिए, ये तब तो होता है भाई। आप दुकान जाकर खुद से खरीदते हो ना। कभी कभी दुकानदार चालाकी करता है, खराब चीजों को बोलता है, अरे भाई ये अच्छा अभी मार्केट में यही चलन में है, और जो समझता नहीं है भाई उसी को खरीद के आ जाता है। ठीक है, दुकानदार कभी अपनी चीज को खराब बोलता है जी, कभी नहीं बोलता है। सूचना लेने का अधिकार। उपभोक्ताओं को खरीदने वाले वस्तुओं या सेवाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। क्या बोल रहा है, सूचना लेने का अधिकार। आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, उसके बारे में आप दुकानदार से पूछ सकते हो, और दुकानदार को जानकारी देना होगा, समझ लो। तो सूचना प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। जैसे वस्तुओं का मूल्य कितना है, क्या गुणवत्ता है, भाई एक्सपायरी डेट क्या है, क्या ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या डुप्लीकेट सामान तुम बेच रहे हो, सारा चीज आपको जानने का पूरा अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार। क्लियर है। अब दोस्तों हम लोग इंटर करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, जो कि है विराट प्रश्न, यानी कि बड़े बड़े उत्तर होगा इसका। दोस्तों इसमें टोटल 6 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 4 का उत्तर देना है। तो लेकिन हम तो सभी का उत्तर देंगे, ठीक है अभी, क्योंकि एग्जाम में सब लोगों को 4 का ही देना है। देख लो, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। बोल रहा है मुद्रण संस्कृति, मुद्रण संस्कृति मतलब छपाई वाला चीज। ठीक है, जब किताबें छपाई होने लगी, ठीक है, प्रिंट मीडिया आने लगा, तो उस वक्त मतलब वो चीज बोल रहा है प्रिंट ने, छपाई ने भारत के राष्ट्रवाद में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद की। कैसा, तो पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई। इसमें आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों का और शोषण का पता चला। क्या बोला, पत्र पत्रिकाएं जो भी छपकर निकलती थी उसमें अंग्रेजी शासन का आलोचना किया गया कि भाई ये जो कमीना अंग्रेज है, जो हरामी अंग्रेज है, बहुत खतरनाक है, लोगों पर शासन करता है। मतलब अभी तक गुस्सा आता है इन पर ना, ऐसा काम किया है लोग। ठीक है, भारत पर आके गुलाम, मतलब भारत को गुलाम बनाया, समझ रहे हो ये लोग। तो आलोचना करता था कि भाई ये लोग बहुत खराब है, इस प्रकार से शोषण करता है। तो इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन की बुराइयों और शोषण का पता चला सभी लोगों को। कहानियों, कविताओं आदि के द्वारा भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया है। कहानी के जरिए, कविताओं के जरिए भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने का प्रयास किया। कहानी लिखा गया देश भावना के प्रति, कविताएं लिखा गया देशभक्ति के प्रति। इस प्रकार से लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। राष्ट्रवादी अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच फैलाया। राष्ट्रवादी अखबार जो होता था, जो क्रांतिकारी विचार, जो राष्ट्रवादी लोग वहां लिखते थे, क्रांतिकारी विचार, ठीक है, तो लोगों के मन में वो घर करने लगा, जनता के बीच में फैलने लगा। कार्टूनों के प्रकाशन के माध्यम से अंग्रेजी शासन एवं संस्कृति के विकृत रूपों को जनता के सामने लाने का प्रयास किया गया। कार्टून के सहारे इस प्रकार से, मतलब मान लो किसी अंग्रेज को इस प्रकार से दिखाया गया जो कोड़ा बरसा रहा है, कोड़ा बरसा के भारतीयों को मार रहा है, इस प्रकार से दिखाया गया। तो अंग्रेजी जो शासन का जो खराब छवि है उसको जनता के सामने लाया गया। मुद्रण संस्कृति के कारण सामान्य जनता शिक्षित एवं जागरूक हुई। मुद्रण संस्कृति आया, किताबें छपने लगी, तो सामान्य जो जनता था वो क्या शिक्षित होने लगी, पढ़ाई होने लगा, पढ़ने लगा। वह समाज सुधारकों, नेताओं एवं राष्ट्रवादियों के विचारों से अवगत होने लगे। वो समाज सुधारकों, नेताओं और राष्ट्रवादी विचार थे उससे क्या अवगत होने लगा। इससे आम जन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इससे क्या आम जन में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ठीक है,
अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। बोल रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक दोस्तों कंपनी था, जो कपड़े का कंपनी था, उन्होंने भारतीय बुनकरों मतलब भारत में जो कपड़ा बुनता था उन लोगों पर सुनिश्चित लगातार वो कपड़ा दे, इसके लिए क्या किया। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित उपाय किया। क्या क्या? सबसे पहले उसने प्रतिस्पर्धा खत्म करने यानी कि कंपटीशन खत्म करने को लिए, ठीक है, लागत पर अंकुश रखने के और कपास और रेशम से बनी चीजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की एक नई व्यवस्था लागू की, मतलब एक मैनेजमेंट का नया व्यवस्था लागू किया। क्या? सूती वस्त्र उद्योग खरीदने के लिए एक नया मैनेजमेंट बनाया। मैनेजमेंट में बहुत कुछ चीजें किया, आगे आप लोग अभी देखोगे। क्या कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने तथा बुनकरों पर ज्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण रखने स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने क्या किया? जो कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी था और दलाल था उसको खत्म करने का प्रयास किया, बिल्कुल खत्म कर दिया। अब डायरेक्ट उसके लिए अभी देखा गुमास्ता रखेगा वो लोग, ठीक है, इसके लिए बुनकर, ताकि ज्यादा बुनकरों पर डायरेक्ट नियंत्रण रख सके, ठीक है, देख सके उनको क्या काम कर रहा है कि नहीं। पहले होता क्या था, दलाल लोग आते थे, बोला ये फैक्ट्री तो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को उस दलाल को ही आता था बीच का एजेंट, वो कंपनी को कपड़ा देता था और बुनकर से कपड़ा लेकर के कंपनी को कपड़ा देता था। कौन? एक दलाल होता था, लेकिन उसको खत्म कर दिया कंपनी ने। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। कंपनी क्या किया? बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए, माल को इकट्ठा करने के लिए जो कंपनी का ही एक आदमी रख दिया, जिसको गुमास्ता कहा जाने लगा, ठीक है। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पेशगी रकम दी जाती थी। कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी, मतलब बोल दिया कि भाई बुनकर सुन, तू किसी और को अपना माल नहीं बेच पाएगा, तू सिर्फ मुझे ही अपना सामान देगा। और इसके लिए उन्हें पहले से ही कुछ पेशगी रकम दे दिया जाता था कि भाई तू ये रख ले, एक्स्ट्रा खाएगा, अपने बच्चों के लिए चॉकलेट वॉकलेट ले जाएगा। एक बार काम ऑर्डर मिलने पर बुनकरों को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया था। तो कर्जा लेते थे उन्हें अपना बनाया हुआ सामान या कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। मतलब एक बार जब काम का ऑर्डर गुमास्ता मतलब बुनकरों को मिल गया तो इसके लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देता था कि भाई ये पैसा रख, इससे तू कच्चा सामान कपड़ा कपास वपास खरीदना और कपड़ा बुनना तुम, ठीक है। और जब एक बार बुनकर पैसा ले लेता था तो अब उससे पैसा ले चुका, वो किसी और को सामान बेच भी नहीं सकता है, ठीक है, उसे वो किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते थे। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों की चर्चा करें, यानी राजनीतिक दल में क्या क्या सुधार का उपाय हो सकता है बताइए। तो निम्नलिखित उपाय हो सकता है। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के संगठित चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना आवश्यक कर दिया। चुनाव आयोग ने क्या कर दिया? आदेश जारी किया जिसमें सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना, ठीक है, और आयकर का रिटर्न भरना मतलब टैक्स भरना भी आवश्यक कर दिया। तो इससे राजनीतिक दल कुछ एक्स्ट्रा पैसा, खराब पैसा नहीं रख सकता अपने पास। विधायकों और सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। कोई भी विधायक मान लो किसी पार्टी से चुनाव जीत रहा है और उसे दूसरी पार्टी से प्रलोभन आ रहा है कि तुम आ जाओ, जीत गया ना, तुम मेरे पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। तो भाई ये पार्टी इस पार्टी से, ए पार्टी से जीता और बी पार्टी जाके ज्वाइन कर लिया, जो कि दल बदल कहते हैं इसको। तो दल बदलुओं पर रोक लगाई गया। विधायक मतलब इसमें संशोधन किया गया संविधान के नियमों में। दल बदलुओं पर बहुत हरामी होता है, बहुत खराब होता है दल बदलू लोग, ठीक है भाई, दल बदल लेता है। देखो जीता एक पार्टी से और पैसा के चक्कर में दूसरा पार्टी चल जा रहा है, पद के चक्कर में। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया। क्या बोला? उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव, ताकि कोई पैसे के बल पर चुनाव ना जीत सके, ठीक है, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों पर भी नकील कसने के लिए आदेश जारी कर दिया कि भाई अगर आप ज्यादा अपराध करते हो तो आप चुनाव नहीं लड़ पाओगे। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा का शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब हर चुनाव जो भी चुनाव लड़ेगा वो अपना शपथ पत्र देगा कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, इतना रोकड़ा माल है मेरे पास, उसको शपथ पत्र के जरिए बताना पड़ेगा। देखिए इसके और में और एक क्वेश्चन था, और में भी आप लोग एग्जाम में रहेगा एक दो को, तो मैं दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आंसर कर दिया हूँ। सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप देखिए क्या क्या है। सत्ता का सबसे पहले क्षैतिज वितरण होता है, ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, फिर उसका दबाव समूह राजनीतिक दलों के बीच वितरण होता है। देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सत्ता के क्षैतिज वितरण पर। सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या होता है सर? तो इसके अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आते हैं। क्या क्या? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसमें क्षैतिज वितरण के अंतर्गत विधायिका क्या होता है भाई? विधायिका जो कानून बनाती है उसे विधायिका कहते हैं। कार्यपालिका क्या होता है? जो कानून को लागू करती है या कानून का पालन कराती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। विधायिका मतलब जितने विधानसभा में लोग हो गए हैं ना, जितना एमएलए एमपी सब हो गया, ये सब क्या विधायिका में आते हैं। कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, जैसे कोई भी डीसी एसपी कोई भी ऑफिसर लोग हो गया, ये कार्यपालिका लोग होता है, कार्य करता है लोग। न्यायपालिका जो कानून का पालन नहीं करता, ठीक है, देखो विधायिका कानून बना दिया, कार्यपालिका कानून का पालन करा रहा है। अगर कोई कानून का पालन नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका है जो कानून का पालन नहीं करता है उसे सजा देना, ठीक है, न्यायपालिका का कार्य होता है, अर्थात न्यायपालिका न्याय दिलाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, देखो एक हो गया क्षैतिज वितरण, अब दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार आते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण में। तो सबसे पहले केंद्र सरकार को देखेंगे। दोस्तों देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी मुझे मोटिवेशन मिले अच्छा वीडियो बनाने को। ठीक है, इतना अच्छा मैं आंसर लाया है ना, आप लोग देख सकते हो, आसानी से समझ जाओगे। केंद्र सरकार पूरे देश पर शासन करती है। इसका अधिकार क्षेत्र पूरा देश होता है। जैसे मोदी क्या किसी राज्य पर शासन करता है? नहीं, वो पूरे देश पर शासन करता है, पूरे देश की शासन व्यवस्था को देखता है कि भाई चलो सब कुछ सही चल रहा है ना। इसलिए दोस्तों किसी भी कई देश में अगर कोई बड़ी घटना घटती है तो पूरा वहां पहुंच जाता है। ठीक, तो इस प्रकार केंद्र सरकार पूरे देश में शासन करती है। राज्य सरकार अपने राज्यों पर शासन करती है। स्थानीय सरकार मतलब जो पंचायत स्तरीय सरकार होती है ना, तो स्थानीय सरकार जो होती है अपने स्थानीय क्षेत्रों पर शासन करती है। जैसे पंचायत स्तर सरकार हो गया, वार्ड परिषद मुखिया, जिला परिषद, ये सब हो गया। अगला है दबाव समूह और राजनीतिक दल। ये लोग भी दोस्तों एक बंटवारे का ही भाग है। क्या है दबाव समूह? क्या होता है? देखो दबाव समूह एक ऐसा समूह होता है जो जिसका उद्देश्य सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगे पूरी करवाना होता है। ये भी अपनी मांगे पूरी करवाता है, सरकार से काम करवाता है, लेकिन क्या दबाव डालकर सरकार पर। राजनीतिक दल क्या करता है? तो राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसका उद्देश्य होता है चुनाव लड़े और सत्ता हासिल करे और फिर काम करे फिर लोग जनता के लिए। देखो अगला क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र किसी राज्य के आर्थिक विकास में कैसे योगदान देता है? बोलते सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर किसी भी क्षेत्र के राज्य के विकास में क्या अपने योगदान कैसे देता है? देखो किसी राज्य का आर्थिक विकास में शारीरिक क्षेत्र की, शारीरिक नहीं भाई सार्वजनिक, भाई क्या लिखते हो, सार्वजनिक होगा, सार्वजनिक, ठीक है, सार्वजनिक। तो किसी भी राज्य का आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनमें से कुछ जो है निम्नलिखित है। क्या क्या देख सकते हो? पहला है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश से लोगों का जीवन स्तर में बहुत अधिक सुधार हुआ। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र, भाई एक प्राइवेट स्कूल क्या है? सार्वजनिक ही तो है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल है क्या है? सार्वजनिक ही तो है। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर लोग शिक्षित कितने हो रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल में ऐसा होता है? सरकारी स्कूल में नहीं होता है। जो बच्चे पढ़ने को उत्सुक होता है, जो बच्चे खुद से मेहनत करते हैं वही पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में। बाकी प्राइवेट स्कूल में क्या कोच के पढ़ाया जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं, भाई जो पढ़ रहा है। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल में बच्चे मेहनती होते हैं बट उस प्रकार से उनको पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, तो बच्चे अगर खुद चाह लेंगे सरकारी स्कूल में कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे मैक्सिमम जो बड़े पोस्ट होते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे ही पढ़ते हैं, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल होता है अच्छा शिक्षा देता है। ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी चिकित्सा होती है। तो इस प्रकार से अधिक लोगों को क्या बोलता है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है। रेलवे में सार्वजनिक क्षेत्र के आ जाने से अधिक लोगों को रोजगार मिला। जब रेलवे में आप देख रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो यानी सार्वजनिक हो रहा है रेलवे, इससे क्या अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों से लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिला है, जिससे जिससे उनके जीवन में गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बोल रहा है सार्वजनिक क्षेत्र जो उद्योग होता है, जो फैक्ट्री होता है, प्राइवेट फैक्ट्री, प्राइवेट सेक्टर का कंपनी, उसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे उनके जीवन स्तर सुधरता है, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग लोगों को पीने योग्य पानी, गरीबों के लिए घर, बच्चों के लिए भोजन की भी उपलब्ध करवाती है। कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं जो एक क्या बोलते हैं गरीब लोगों का हेल्प करती है। ठीक है, बच्चों के लिए भोजन देता है, इस प्रकार से। और सार्वजनिक क्षेत्र कई संस्थाएं चलाती है, कई संस्थाएं भी चलाते हैं ये लोग। क्या करते हैं उसमें, जिसमें लोगों को कोई प्रकार से शिक्षित किया जाता है। कई जो सार्वजनिक सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, कई प्रकार की संस्थाएं चलाती है। कहीं पर किसी को सिलाई कढ़ाई सिखाया जा रहा है, कहीं पर किसी को इंग्लिश सिखाया जा रहा है, कहीं पर किसी को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। इस प्रकार से संस्थाएं जो है लोगों का हेल्प करती है शिक्षित करने में। इसके और में एक प्रश्न था कि ऋण के औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों का अंतर स्पष्ट करिए। सारे सवाल पहले ही बता चुके हैं। औपचारिक मतलब भाई जो बैंक से आप लोग लोन लेते हो, जो गारंटीड होता है, अच्छा होता है। जबकि अनौपचारिक मतलब किसी भी आदमी से लोगे जो कुछ फिक्स नहीं होगा, भाई आपसे 10-15% कुछ भी डिमांड कर सकता है, मतलब कोई फिक्स नहीं होगा। तो औपचारिक स्रोत क्या है? ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, जैसे बैंक और सहकारी समितियां, ये औपचारिक हो गया। इनका ब्याज निश्चित होता है, भाई चलो 4% तो 4% ही आपको मिलेगा, या फिर आप अगर ऋण लोगे तो आपको 10% या 8% देना पड़ेगा, निश्चित होता है। औपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण नहीं होता। अगर औपचारिक ऋण से लोगे, बैंक से लोगे ना, तो आपका शोषण नहीं होगा। ये नहीं कि भाई चलो 5% ले रहा है अभी, फिर कुछ दिन बाद 10% ले रहेगा, ऐसा नहीं। फिक्स है, अगर आपको जो 4% लग रहा है तो 4% ही लगेगा। ठीक है, एक्चुअली 4% ऋण में लगता नहीं है भाई, उससे ज्यादा लगता है कहीं। इसकी निगरानी कौन करती है? जो सरकारी संस्था, सरकार आरबीआई करती है, और इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना है। क्या बोल रहा है? इसका जो निगरानी है आरबीआई करती है, और इनका उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण के लिए ऋण प्रदान करना, ताकि ऋण ले और लोग सामाजिक कल्याण करे, समाज में अच्छा काम करे। ये तो हो गया ऋण के औपचारिक स्रोत। अनौपचारिक स्रोत क्या है? तो देखो ये सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, जैसे साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार आदि। ये क्या, आप लोग अपने रिश्तेदार से पैसा लोगे तो क्या सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होता है कि नहीं, चलो मैं सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हूं, मैं तुम लोग को पैसा दूंगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनका ब्याज दर नहीं भाई, ब्याज दर निश्चित नहीं होता, कोई फिक्स नहीं होता। भाई चलो आज 4% बोल रहा है, 2 दिन बाद वो 10% भी किसी को बोल सकता है। ठीक है,
अनौपचारिक ऋण के स्रोतों से ऋण लेने पर शोषण होता है। अगर आप समय पर पैसा नहीं करोगे तो आपको बेइज्जत होना पड़ता है, कई बात सुनना पड़ता है, कहीं लोगों को मार्क भी खाना पड़ता है अगर आप इन लोग इस प्रकार से पैसा लोगे तो। ठीक है, जो कि बैंक ऐसा नहीं करता, बैंक एक टाइम पीरियड देता है, उसी टाइम के अंदर आपको जमा करना पड़ता है। नहीं होता है तो फिर भी बैंक उस तरह शोषण नहीं करती है। ठीक है, इनकी निगरानी आरबीआई नहीं करती है और इनका उद्देश्य केवल लाभ कमाने के लिए होता है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अनौपचारिक क्षेत्र है, ठीक है, इनका निगरानी आरबीआई नहीं करता, इनका निगरानी। और इनका जो उद्देश्य होता है क्या, केवल लाभ कमाना होता है कि भाई हम लाभ कमाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण करें और उनका वर्णन करें। तो भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। देख सकते जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा बहा कर लाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ नहीं जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। नया जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। पुराना जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, याद रखना। काली मिट्टी क्या है भाई, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। देख लो ऑब्जेक्ट में कई बार पूछ चुका है रेगर। यह कपास की खेती के लिए उचित होता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाता है। काली मिट्टी महीन कणों से बनी होती है, इसमें पानी, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्या होती है, महीन कणों से बनी होती है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है लाल, अगला है पॉइंट लाल और पीली मिट्टी। तो लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में, बड़ी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। लाल मिट्टी एक विशेष प्रकार की मिट्टी है जो अपने लाल रंग से पहचानी जाती है। कौन रंग से, लाल रंग से पहचानी जाती है। उसका रंग लाल होता है, उसका रंग लाल होता है। आमतौर पर यह कृषि के लिए आदर्श है। क्या, लाल मिट्टी जो है आमतौर पर कृषि के लिए आदर्श होता है और उपजाऊ भी होता है। आयरन ऑक्साइड युक्त चट्टानें अपक्षेद होकर लाल मिट्टी में बदल जाती है। ठीक है, जो पीला रंग बनता है वो क्या, जल योजन के कारण, उसमें अगर जल लग गया, आर्द्रता लग गया तो भाई पीला रंग का हो जाता है। अब देखें लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी देखो क्या है, लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है, इसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। कहाँ पाया जाता है, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। मरुस्थली मिट्टी क्या है, तो देखो मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। मरुस्थल में जो मिट्टी पाया उसका रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है। आमतौर रेतीली होती है मतलब बालू टाइप का होगा, और क्या होती है, और इसमें लवणीय मतलब नमकीन भी होता है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पित करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। देख लो कहीं कहीं इतना ज्यादा नमक खारा पानी होता है, जैसे समुद्र में जल को वाष्पित करके नमक बनाते हो ना, तो यहाँ भी उस प्रकार से नमक बना सकते हो कई की जगह पर। ठीक है, तो ये आप लोग का हो गया मरुस्थली मिट्टी। अगला दोस्तों एक आप लोगों का क्या बोलता है, मैप दिया है। तो मैप में आपको दिखाना है लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर कहाँ है, लोहा खदान बेलड़ीला कहाँ है, भकड़ा नांगल बांध कहाँ है, सूती वस्त्र उद्योग सूरत कहाँ है, और बंदरगाह विशाखापट्टनम मतलब विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है। तो ये आप लोग का मैप दिया हुआ है, आप लोग को दिखाना है 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, 3 में क्या होगा, 4 में क्या होगा, 5 में क्या होगा। आप लोग को मैप पर डिटेल वीडियो भी लाएंगे, कहाँ पर कौन सा राज्य, सारा चीज बताएंगे कहाँ पर क्या होगा। अभी आंसर देख लो, जो 1 में होगा ना भाई, 1 में भाखड़ा नागल बांध होगा, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा में क्या, लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर होगा, जो झारखंड में स्थित है। और तीसरा में क्या, लोहा एस खदान बेलाडीला, जो कि छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। तो चौथा में हो जाएगा बंदरगाह विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पांचवा जो कि लास्ट है, सूती वस्त्र उद्योग, जो कि सूरत गुजरात में स्थित है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया ढंग से आंसर बता दिए, एक एक को देखो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आंसर इसको नोट कर लो। और सभी दोस्तों को प्लीज शेयर कर देना। दोस्तों अभी तक चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर देना, मुझे अच्छा लगता है आप लोग और अच्छा वीडियो लाने के लिए। ठीक है, चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल नई फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।